हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम इस चैप्टर को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो हम उसी सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इसको 3 सेक्शन वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। जो सबसे पहला वाला जो सेक्शन होगा उसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में थर्मोडायनेमिक्स 1 नाम से दिया हुआ रहता है। जो दूसरा वाला जो सेक्शन होगा वो रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। तीसरा वाला जो सेक्शन होगा वो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स 2 वाला। ठीक है, तो हमने ये थर्मोडायनेमिक्स 1 और थर्मोडायनेमिक्स 2 नाम इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में वो आपको उसी नाम से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में ये जो तीनों पोर्शन है इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और फिर ये देख लेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वाला जो सेक्शन होगा थर्मोडायनेमिक्स 1 जो होगा, इसमें हम क्या देखने वाले हैं। एक्चुअल में इसका जो थर्मोडायनेमिक्स 1 वाला पोर्शन है ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लगभग सेम ही होता है, सेम ही कंसेप्ट है। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक दो डिफरेंसेस रहेंगे केवल साइन कन्वेंशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बाकी ज्यादातर चीजें सेम ही देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बहुत जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी के अलावा और कौन सी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद वाले जो दो पोर्शन है ये बिल्कुल अलग हैं जो कि आपको फिजिक्स के सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो दूसरा पोर्शन है जो थर्मोकेमिस्ट्री है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो केमिकल रिएक्शंस है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें कौन सी रिएक्शन में कितना हीट कोई रिलीज करेगा या कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, उन सब चीज़ों के कैलकुलेशन, उन चीज़ों के डेफिनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस में जो हीट ऑफ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कि कितना एनर्जी किसी भी रिएक्शन को करवाने में लगेगा या कितना एनर्जी किसी रिएक्शन के बाद वो रिलीज करेगा, इन सब चीज़ों के कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम सेक्शन की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स 2 की बात करें, तो वैसे तो ये कंसेप्ट फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बट केमिस्ट्री में हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आपके नीट के सिलेबस में। ठीक है, एक्चुअल में ये जो थर्मोडायनेमिक्स 2 वाला जो पोर्शन है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है, या कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, इन चीजों को निकालना हम सीखते हैं इस तीसरे वाले पोर्शन में जिसको हम स्पॉन्टेनिटी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये पता करते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और उसी में हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में गिब्स फ्री एनर्जी को। आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस कर रखे हैं या स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक दो तरीकों से निकालना सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई रिएक्शन अपने आप नहीं होगी तो हम कौन सी चीज़ों को चेंज करेंगे जिससे वो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स बताता क्या है या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हम किसी केमिकल को बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी है, N2 + 3H2, इससे क्या बन रहा है 2NH3। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो अगर कोई इंडस्ट्री में इस केमिकल को बनाता है तो एक्चुअल में केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांच के बहुत अलग अलग चीज़ों की स्टडी की जरूरत पड़ती है। स्पेशली 3 जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में उसकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ें क्या है, एक तो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, और तीसरा जो चैप्टर जो हमारे सिलेबस में भी है और जो ज़रूरी भी होता है इनफैक्ट किसी भी केमिकल को बनाते समय जिसकी कैलकुलेशंस हमेशा ज़रूरी होते हैं, वो है काइनेटिक्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स हैं, 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है,
जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के किसके बारे में बताता है? किसी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है? किसी एक स्पेसिफिक प्रेशर पर, टेम्परेचर पर अगर हमने कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रख दिया तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और इसलिए जब भी हम किसी केमिकल को बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी चीज है वो देखना पड़ता है, कौन सी? पॉसिबिलिटी, वो होगा भी या नहीं। हम अपने आप ऐसे कंटेनर के अंदर डाल देंगे और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके जो कुछ कैलकुलेशंस होते हैं वो सीखेंगे हम इस चैप्टर में, जिससे हम पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज पॉसिबल है और कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो दूसरी चीज, एक और भी चीज हम पढ़ते हैं, वो क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में पॉसिबिलिटी बताने के लिए हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ना जरूरी है। इसकी हेल्प से भी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, टेम्परेचर की हेल्प से भी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो इन दो चीजों की स्टडी करने के लिए, पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी, इसकी स्टडी करने के लिए और हीट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करने के लिए हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इक्विलिब्रियम क्या बताता है? इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको बाद में देखेंगे हम। इक्विलिब्रियम बताता है अमाउंट के बारे में, मतलब ये जो NH3 बनेगा, ठीक है, वो NH3 कितना बनेगा, कितने उसके नंबर ऑफ मोल बनने चाहिए, कितने उसके मास ऑफ अमोनिया बनना चाहिए अगर हमें रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि कितना अमाउंट बनेगा, और अगर अमाउंट को बढ़ाना है तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में जो कंसेप्ट होता है वो कौन सा होता है? काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स एक्चुअल में क्या बताता है? ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये तीनों चीजें पढ़ना जरूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी ये पॉसिबल होगी। अगर 10 kg हमने रिएक्टेंट लिया है तो जनरली पूरा का पूरा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। मान लेते हैं 8 kg या 9 kg प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बहुत जल्दी बन रहा हो सकता है कि वो बनने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बनने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत ज्यादा हो। तो कितना टाइम वो लेगा उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या कितना अमाउंट बनाने के लिए कितना टाइम हमें लगेगा, इसका आइडिया देता है हमें रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं हम काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। और अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो ऐसे केस में उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये डिस्कस करना जरूरी था बेटा, तीनों का कंपैरिजन जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में जब भी हम किसी केमिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से चैप्टर के कंसेप्ट किस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। कई बार आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अमाउंट बताता है इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है कौन? काइनेटिक्स। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन या पॉसिबिलिटी की, फिजिबिलिटी की बात कौन करता है? थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी को हम और क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक स्टडी भी बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब क्या है? इसमें हम पूरे सैंपल की बात करते हैं, एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये गैस भर रखी है, तो हम इस गैस के बारे में जो भी कैलकुलेशंस करेंगे ये पूरे सैंपल का कैलकुलेशन करेंगे। एक एक एटम का अलग अलग नहीं, एक एक मॉलिक्यूल का अलग अलग कैलकुलेशन हम नहीं करते। जब हम एक एक एटम का या एक एक मॉलिक्यूल के कैलकुलेशंस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। एग्जाम्पल के लिए, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हमने बहुत सारी चीजें निकाली हैं तो उसमें एक एक एटम के लिए अलग अलग चीजें निकाली है, पूरे सैंपल के लिए नहीं। ठीक है ना, एक एक एटम की प्रॉपर्टी को अलग अलग पढ़ा है, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ी है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब पढ़ते हैं जिसमें एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल की अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। लेकिन यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हम पूरे पूरे सैंपल की बात करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसा ऐसा हो सकता है कि इसमें एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कुछ अलग है, दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी कुछ अलग आएगी, लेकिन हम केवल एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है ना, एक एक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे सैंपल की स्टडी करते हैं। जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो पूरे सैंपल का वॉल्यूम पढ़ेंगे, एक एक एटम का, एक एक वॉल्यूम, एक एक मॉलिक्यूल का नहीं।
ठीक है ना। जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे तो एक एक एटम का अलग अलग टेम्परेचर नहीं निकालते बैठेंगे, हम पूरा का पूरा सैंपल देखेंगे कि उस पूरे सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका टेम्परेचर क्या है। समझ में आया बेटा? तो इसलिए कुछ जगहों पर ये लिखा हुआ रहता है ये किस तरीके की स्टडी है करके। ठीक है, तो कैसे स्टडी है ये? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम करते हैं, पूरे सैंपल की स्टडी करते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये तो था बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स का क्या है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो पहला वाला जो पोर्शन है, जो थर्मोडायनेमिक्स 1 वाला पोर्शन है, इसको हम कवर कैसे करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के साथ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट करेंगे हम टोटल 10 लेक्चर में। ठीक है, कुछ लेक्चर्स छोटे होंगे, केवल थ्योरेटिकल वाले होंगे, कुछ में बहुत ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला वाला लेक्चर जो रहेगा, जो आज का लेक्चर है, उसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ सिस्टम और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा वो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, साइन कन्वेंशन और यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय हर जगह कहीं ना कहीं ये काम आते रहेंगे, तो ये बेसिक्स पता रहने चाहिए आपको। इसके अलावा लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में हम वर्क डन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन के बहुत सारे अलग अलग केसेस बनते हैं, 5-6 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम डिटेल में अलग अलग तरीके के केसेस के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद लेक्चर 5 जो रहेगा वो हीट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें देखेंगे। इसके बाद लेक्चर 6 में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 7 इंथैल्पी के बारे में होगा। 8 बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में होगा। लेक्चर 9 एडियाबेटिक प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्दो जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कैलकुलेशंस, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है बेटा, क्योंकि हर रेफरेंस बुक में आपको उसके क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में लेक्चर 10 में हम क्या देखेंगे, बहुत सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी में तो ऑल्दो बहुत ज्यादा ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो इन्हीं कंसेप्ट के यूजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जब कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो सारे कंसेप्ट के बेसिस पर किस तरीके से ग्राफ बनते हैं या ग्राफ के बेसिस पर कैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं, ये हम सीखेंगे लेक्चर 10 में। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक आपको डिटेल में समझ में आ जाए इसलिए टॉपिक वाइज हम लेक्चर रखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, 2 चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में सिस्टम कौन से टाइप का होता है, प्रॉपर्टीज कौन से टाइप की होती हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स 1 वाले पोर्शन में हमने ये डिस्कस कर लिया कि एक्चुअल में सिस्टम, सराउंडिंग, हीट, वर्क, इन सब के बारे में, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रोसेस, इन सब के बारे में हम डिस्कशंस करने वाले हैं, कैलकुलेशंस करने वाले हैं, वर्क डन से रिलेटेड, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, इंथैल्पी से रिलेटेड। बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रैक्टिकल वाला पार्ट है जो कि एनटीए ने और नया ऐड कर दिया है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे, बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कहीं पर भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, चाहे कोई भी कंसेप्ट पढ़े, चाहे सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 3, कोई भी कंसेप्ट अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म बार बार यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम किसे बोलते हैं, तो हमने क्या बोला कि जो थर्मोडायनेमिक्स है एक्चुअल में वो कैसा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी है, मतलब पूरे के पूरे सैंपल की स्टडी है। तो जिस सैंपल के बारे में स्टडी करते हैं, उस सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स या उस सैंपल ऑफ गैसेस या लिक्विड सॉलिड जो भी हो, उस सब्सटेंस, उसका पूरा का पूरा जो सैंपल है वो क्या कहलाता है, सिस्टम। ठीक है, तो एक्चुअल में वो जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है वो सैंपल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सैंपल ऑफ सब्सटेंस जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, जिसके हम प्रेशर को पढ़ते हैं, टेम्परेचर को पढ़ते हैं, वॉल्यूम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जिस भी सैंपल ऑफ सब्सटेंस के लिए, उस सैंपल को हम क्या नाम दे देते हैं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है ये भी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको 3 अलग अलग पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। एक जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा होता है, नाम से ही दिख रहा है ओपन रहेगा, कहने का मतलब इस तरीके से कुछ कंटेनर रहेगा जिसमें से अंदर जिस भी सैंपल में हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं वो सराउंडिंग के साथ, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर ये ओपन कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है, तो इसमें से पानी बाहर जा सकता है। ठीक है,
इसमें से हीट बाहर जा सकती है, ठीक है। तो जहां पर मास का ट्रांसफर हो जाए, जहां पर हीट का ट्रांसफर हो जाए, जहां पर ये दोनों चीजों का ट्रांसफर पॉसिबल हो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, सराउंडिंग किसको बोल रहे हैं, इस सैंपल को छोड़कर पूरे यूनिवर्स का जो भी पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। कहने का मतलब एक एक चीज होती है क्या चीज, सिस्टम, ठीक है। एक पार्ट होता है क्या चीज, सिस्टम। एक मिनट बेटा इसको ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। एक होता है, एक पार्ट होता है हमारा क्या चीज, सिस्टम। एक होता है दूसरा क्या चीज, सराउंडिंग। तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, ठीक है। तो हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस किस में लेते हैं, सिस्टम में लेते हैं। उस सैंपल का ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, सैंपल का टेम्परेचर देखते हैं। सराउंडिंग में बहुत अलग अलग चीजें हो सकती है, सराउंडिंग में हम ऑब्जर्वेशंस की बात नहीं करते, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में उस सैंपल को छोड़कर जितना भी पूरा पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, उसको क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग, ठीक है ना। तो यहां पर सराउंडिंग के साथ जब हीट भी ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा, दोनों चीजों का जब ट्रांसफर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर किसी कप में चाय रखी हुई है तो चाय में से क्या हो सकता है, वाटर वेपर बाहर निकल कर जा सकते हैं, सराउंडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं उस कप के अंदर से। तो वो क्या हो गया, मास का ट्रांसफर हो गया, उसमें से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं। हीट तो ट्रांसफर होता ही है, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो जो कप की जो एनर्जी, कप के अंदर जो भी चीजें हैं, जो चाय की जो सारा का सारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो हीट कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग में, ठीक है। तो जब दोनों चीजों का ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। वैसे ही जो दूसरा टाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम का मतलब है उसको हम ट्रैप करके रख देंगे जिसमें से कुछ पार्टिकल बाहर ना जा पाए। जैसे अगर किसी बॉटल के अंदर पानी रखा हुआ है, उसको हमने क्लोज कर दिया है, बंद वाली बॉटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मास का ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ, लेकिन हीट का ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप देखोगे तो जैसे फ्रिज के अंदर में से अगर आप बॉटल को निकाल ले तो जैसे उसके अंदर बर्फ जमी हुई है, तो जितना उस बॉटल के अंदर जितना भी वो बर्फ जमी हुई है उसमें से एक भी पार्टिकल उस बॉटल के बाहर नहीं जा पाता, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हीट का ट्रांसफर होगा। कुछ टाइम के बाद वो जो बर्फ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हीट का तो ट्रांसफर हुआ है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो जहां मास का ट्रांसफर ना हो लेकिन हीट का ट्रांसफर हो, उसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है बेटा। और क्लोज्ड सिस्टम के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ये जो बाउंड्री है ये क्लियरली दिखाई आपको देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसमें से कोई भी अंदर वाला जो मटेरियल है वो बाहर ना जा पाए, क्लियर है। इसके बाद एक तीसरा सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब ये सराउंडिंग से बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। कहने का मतलब ना तो इसमें मास का ट्रांसफर होगा और ना ही इसमें हीट का ट्रांसफर होगा। तो एक्चुअल में 100% या परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी नहीं होता। हर एक सिस्टम में से थोड़ा ना थोड़ा हीट तो बाहर जाता ही है। जो प्रैक्टिकली जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें से हीट बहुत ही स्लोली ट्रांसफर होता है। तो ऐसे केस में हम उसको अप्रॉक्सीमेटली आइसोलेटेड सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे थर्मस फ्लास्क है, ठीक है ना। तो ये अगर थर्मस फ्लास्क है तो थर्मस फ्लास्क को के अंदर क्या रखा हुआ रहता है, जो भी चाय या पानी जो भी रहता है वो अगर गर्म रखते हैं तो बहुत टाइम तक वो गर्म रहता है। उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है कई दिनों के बाद आप देखोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत लोअर डाउन आपको मिलेगा। लेकिन अगर थोड़े से टाइम में आप देखोगे, 1 मिनट के अंदर ऑब्जर्वेशन लोगे या 5 मिनट के अंदर ऑब्जर्वेशन लोगे, तो वो बहुत ही स्लोली, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक्चुअल में कोई परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, ये एक्चुअल में केवल थ्योरेटिकल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल, बट थर्मस फ्लास्क जैसे कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मान लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो ये 3 तरीके के सिस्टम हो गए। मतलब ये किसकी बेसिस पर है कि जिस भी सैंपल के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी सैंपल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जिसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अलग अलग चीजें जिसके लिए भी निकालेंगे, ठीक है,
उन चीजों को निकालते समय मास का ट्रांसफर हो रहा है क्या, हीट का ट्रांसफर हो रहा है क्या, इन चीजों के बेसिस पर ये 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ये जो हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे, इसमें क्या था, आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसे क्या बोल देते हैं, बाउंड्री। तो ओपन सिस्टम जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं एक जगह आपको बाउंड्री दिखाई नहीं देगी, जैसे ये बाउंड्री है तो ये कहीं ना कहीं एक जगह से आपको बाउंड्री दिखाई नहीं देगी ओपन सिस्टम में। तो एक्चुअल में बाउंड्री क्या होता है, अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है किसे, सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, एक सिस्टम को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करता है। लेकिन ये जो बाउंड्री है ये इमेजिनरी भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये एक्चुअल बाउंड्री है। ठीक है, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर के जितने भी सैंपल के जिसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है, वहां पर सारी तरफ आपको एक्चुअल बाउंड्री दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर सैंपल की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ 3 तरफ तो बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है क्या, नहीं, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। मतलब दोनों तरीके की बाउंड्री हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सेपरेशन अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ एक सेपरेशन है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उसके बाहर हम सराउंडिंग मान लेते हैं। ठीक है, कई बार आपके लिए टर्म लिखा हुआ आता है डायथर्मिक वॉल। ठीक है, क्या लिखा हुआ आता है, डायथर्मिक वॉल। जहां पर भी डायथर्मिक वॉल लिखा हुआ आएगा उसका मतलब आपको समझ जाना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लियर है, यहीं पर डायथर्मिक वॉल के अलावा कई जगहों पर आपको, मतलब ये बाउंड्री की जगह पर वॉल वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पर भी एडियाबेटिक वॉल लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब उसमें हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हीट ट्रांसफर नॉट पॉसिबल, जहां पर भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता वहां पर बाउंड्री को या वॉल को हम एडियाबेटिक वर्ड से दिखा देते हैं। यहीं पर अगर कहीं पर इंसुलेटेड सिस्टम लिखा है, इंसुलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है, इसका मतलब ना तो यहां हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही यहां पर मैटर का ट्रांसफर होगा या मास का ट्रांसफर होगा। मतलब जहां पर भी इंसुलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा, इंसुलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, हीट का ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, कहीं अगर आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है तो यहां ना तो हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसकी जगह पर आपको कई बार और सील्ड जो कंटेनर है ये लिखा हुआ हो सकता है। अगर आपको कहीं पर ये वर्ड मिलता है सील्ड कंटेनर, ठीक है, अगर सील्ड कंटेनर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि उसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर, या हीट को और कैसे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, इसका ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बहुत रेयर कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। थर्मोडायनेमिक लॉज स्पीक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है बेटा, फिजिबिलिटी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें कितना हीट का ट्रांसफर मतलब रिएक्शन के समय होगा इसकी बात करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो द ऑब्जेक्ट अंडर थर्मोडायनेमिकली स्टडी, जिस पर भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है, हॉट वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल फॉर। वैसे तो परफेक्टली आइसोलेटेड कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन हमने क्या बोला है कि जो थर्मस फ्लास्क होगा उसको हम किसकी तरह कंसिडर कर लेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन ओपन सिस्टम सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सचेंज, दोनों चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर भी और एनर्जी भी। ठीक है, मास भी, मतलब अंदर में से मटेरियल भी जा सकता है और एनर्जी भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लोज्ड सिस्टम एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, गलत, हीट नहीं होता। ठीक है, मैटर इज एक्सचेंज्ड, ये भी गलत है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोज्ड सिस्टम इज परफेक्टली सील्ड या परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्टली सील्ड।
ठीक है। परफेक्टली सील्ड कहने का मतलब क्या है कि मैटर का ट्रांसफर होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल हीट का ट्रांसफर होगा। ये हमने अभी डिस्कस किया था बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्कस किया था। सील्ड कंटेनर मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, किसका, हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैटर है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसलिए क्लोज्ड सिस्टम में मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, परफेक्टली सील्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और ये क्या है, प्रॉपर्टीज। पहली चीज हमने पढ़ लिया, क्या चीज, सिस्टम। अब उस सिस्टम के अंदर जो भी सैंपल रहेगा, उस सैंपल के बारे में जिस चीज का भी ऑब्जर्वेशन लेंगे, उन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर्टीज। जैसे अगर उसके वॉल्यूम का हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं तो वॉल्यूम एक तरीके की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। उसका मास का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो मास क्या हो गया, प्रॉपर्टी। अगर उसके टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो गया, प्रॉपर्टी। अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऐसी किसी भी चीज का अगर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो क्या कहलाई जाएगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, और इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पर, ठीक है। अब पहला जो है क्लासिफिकेशन, दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ मास। तो जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, वो दो तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्या होती है, डिपेंडेंट ऑन मास होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो जो भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ मास होते हैं प्रॉपर्टीज, उनको अलग अलग नाम हम दे देते हैं। जो भी डिपेंडेंट ऑन मास प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वहीं पर जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के क्या तरीके हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं बेटा। सबसे पहली चीज, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास वाली जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी होती हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हम वो है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका मतलब क्या है, वो निकालेंगे कैसे। पहली चीज तो विजुअलाइज करके आप बता सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। एग्जांपल के लिए, जैसे हमने ये आयरन का ब्लॉक लिया, आयरन के ब्लॉक को आपको क्या विजुअलाइज करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कौन सी चीज चेंज हो जाएगी, मास हाफ हाफ कर रहे हो, मास चेंज कर रहे हो सैंपल का, ठीक है। तो जब आप इसको हाफ कर दोगे तो कौन सी चीज हाफ हो जाएगी, मास हाफ हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो भी इसको मास कम करने के बाद जो वैल्यू बदल गई वो क्या कहला जाएगी, एक्सटेंसिव। जिस वैल्यू में चेंज नहीं आया वो क्या कहला जाएगा, इंटेंसिव। एग्जांपल के लिए, जैसे इसका वॉल्यूम है, आयरन के ब्लॉक को आधा कर दिया तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो ये एक्सटेंसिव है। आयरन के ब्लॉक को आधा कर दिया तो उसके नंबर ऑफ मोल भी आधे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव है, ठीक है। लेकिन इसको आधा करने के बाद क्या टेम्परेचर चेंज होगा, क्या नहीं, टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा। अगर पहले पूरे आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था तो आधा करने के बाद दोनों सैंपल का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब आपको क्या विजुअलाइज करना है, कोई भी आप मटेरियल विजुअलाइज कर सकते हो, उसको आधा करने के बाद जिस चीज में चेंज नहीं आया वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कई बार आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको निकालने के लिए बोला इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो अगर वो जो भी प्रॉपर्टी के बारे में आपको निकालने के लिए बोला है, अगर वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो है, ठीक है, अगर वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो है तो वो क्या कहला जाएगा, वो भी इंटेंसिव कहला जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। या आप अगर ध्यान से देखोगे, इसको आप विजुअलाइज करके भी निकाल सकते थे। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी चेंज होगी क्या, नहीं। अगर ये मतलब आयरन का ब्लॉक था तो इधर वाले की भी डेंसिटी वही रहेगी, उधर वाले ब्लॉक की भी डेंसिटी सेम ही रहेगी, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कैसे निकाल सकते हो, जहां पर भी
किसी प्रॉपर्टी के सामने स्पेसिफिक और मोलार टर्म लिखा हुआ आएगा, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या मोलार हीट कैपेसिटी, ये मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मोलार वॉल्यूम इंटेंसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी स्पेसिफिक या मोलार टर्म आता है वहां पर हम उसका अमाउंट फिक्स कर देते हैं, मास फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस भी प्रॉपर्टी के सामने स्पेसिफिक या मोलार लग गया वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसे और क्या बोलते हैं? नॉन एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज हमने और कहां पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते समय, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी दो रिएक्शन का जब ऐड कर रहे थे तो गिब्स फ्री एनर्जी ऐड होता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं। तो जो चीजें ऐड हो जाती हैं वो हो जाती हैं कौन सी? जो चीजें ऐड हो जाती हैं वो होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद जो फाइनल रिएक्शन आता है उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं करते थे, तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव, जो नॉन एडिटिव होती है, जिसको हम ऐड नहीं कर सकते। समझ में आए क्या? तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि इस पर बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ देखते हैं, ये जितने भी आपको एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी अलग है। तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, इन सब पर एक लेक्चर करने वाले हैं हम, जिस पर उसके डिटेल में कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये अमाउंट पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये जितने भी बेटा एग्जांपल्स हैं ये सब एग्जांपल किसके हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर ये जितने भी आप एग्जांपल्स देखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, उस फॉर्मूले से भी ये बता सकते हो क्या है वो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, यहाँ देखना स्पेसिफिक वर्ड लग गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है। या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। विस्कोसिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। तो कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो गया? मोलैरिटी क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। पीएच उसी मोलैरिटी का माइनस लॉग होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मटेरियल की भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हुआ? तो इसी पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है, बिल्कुल है। विस्कोसिटी नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते थे आप? विस्कोसिटी आप पढ़ते हो, इसके जो कैलकुलेशंस है वो आप फिजिक्स में देखोगे। हमें सिर्फ विस्कोसिटी बस पता रहना चाहिए होता क्या है। दो लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इंटेंसिव निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने क्या बोला? दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो है, ठीक है, वो क्या हो जाए? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? इन which of the following sets all properties belong to the same category, all extensive और all intensive? पहला, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ठीक है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव है, इंट्रोपी एक्सटेंसिव है। तो ये तो सब अलग अलग कैटेगरी वाले आ रहे हैं। इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो तीनों चीजें एक्सटेंसिव है। हम इसको डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा इंथैल्पी पर एक पूरा का पूरा लेक्चर देखने वाले हैं। इंट्रोपी जो तीसरा वाला जो पोर्शन हम पढ़ेंगे, तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में इंट्रोपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनके फॉर्मूले और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बट इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको निकालते बन जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यही करेक्ट आंसर है। सेकंड, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है। थर्ड, इंथैल्पी एक्सटेंसिव है। फोर्थ, हीट एक्सटेंसिव है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पर कि प्रॉपर्टीज को और कैसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। इस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं बेटा। तो जो दूसरा है वो डिपेंडेंस ऑन पाथ के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो वैल्यूज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो जो पूरा सिस्टम है
उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। तो वो पाथ कौन कौन से होते हैं, वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन उन प्रोसेसेस के बेसिस पर अगर वैल्यूज बदल जाती हैं, ठीक है, तो अलग होगा। अगर उनके बेसिस पर वैल्यूज नहीं बदलेंगी तो अलग होगा। कैसे? तो डिपेंडेंस ऑन पाथ के बेसिस पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, डिपेंडेंट ऑन पाथ होती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पाथ डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, और क्या होती है, कुछ इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होती हैं। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत आसान है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने पूरे सिलेबस में दो ही चीजें हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी पढ़ेंगे जो कि डिपेंडेंट ऑन पाथ रहेंगे। दो ही प्रॉपर्टीज हैं बेटा, एक है एक्चुअल में हीट और एक है एक्चुअल में वर्क। हीट और वर्क को छोड़कर जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके सामने आएगी, आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि वो सब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ है। ठीक है, तो इनको हम बोलते क्या हैं, जो भी डिपेंडेंट ऑन पाथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। वैसे ही जो इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होते हैं, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते, अब वो पाथवे होते कैसे कैसे हैं, कैसे अलग अलग तरीके के पाथ हो सकते हैं, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे प्रोसेसेस पढ़ते समय। ठीक है, लेकिन इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, उन्हें बोलते हैं हम क्या चीज, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन, इसका नाम स्टेट फंक्शन क्यों है, इसका तो पाथ है, ये तो नाम से ही समझ में आ गया कि पाथ डिपेंडेंट है। उसका नाम स्टेट फंक्शन क्यों है, इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, इसको स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑन पाथ होती है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इस पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हीट एंड वर्क को छोड़कर जितनी भी दूसरी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे एंट्रोपी हो, ठीक है, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हम दिखाते हैं यू से। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, ये होती हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि हीट दिया है क्वेश्चन में, वर्क दिया है, तो पाथ फंक्शन, उनको छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि हीट भी के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हीट को ही अगर कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन पर जब हम मेजर करते हैं तो उसे बोल देते हैं इंथैल्पी। तो ध्यान रखना है, वहां पाथ डिसाइडेड है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन मतलब पाथवे डिसाइडेड है, तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन हो गया, उसका पाथ फिक्स कर दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ हीट रहेगा, कंडीशन नहीं लिखी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर है, सिर्फ क्या लिखा है, हीट लिखा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन होगा। तो इन दो को छोड़कर जितने भी एग्जांपल्स आप देखोगे, जितने भी, वो सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बोलता है, कुछ जगह पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो होता क्या है, जितने भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज हम देखें तो इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी, डिपेंड करेगी ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट है केवल उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या हुआ है, बीच में कौन सा पाथ था, कैसा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कई जगह पर क्वेश्चन में और भी चीजें लिखी हुई रहती हैं जहां पर भी साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ, कोई सिस्टम ने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया जिसमें जहां से स्टार्ट हुआ था ये वहीं पर वापस आ गया। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेसेस हम किसको बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस उसी को बोलते हैं जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, जहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ था वहीं पर अगर वापस आ गया, तो ऐसे केस में चेंज इन स्टेट फंक्शन हमेशा जीरो होगा। चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। एग्जांपल के लिए इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन था, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। एच क्या था,
स्टेट फंक्शन था, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कुछ जगहों पर डेल्टा यू को भी स्टेट फंक्शन लिख देता है, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस इन स्टेट फंक्शन है डेल्टा यू को जनरली स्टेट फंक्शन नहीं मानते, बट ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर फिर भी आपको स्टेट फंक्शन में डेल्टा यू भी लिखा हुआ मिलेगा, या डेल्टा एच लिखा हुआ मिलेगा। ये जहां जितने भी ये डेल्टा वाले टर्म है, ठीक है, ये डेल्टा वाले टर्म क्या है, यूजुअली हम इसे फंक्शन नहीं मानते, बट ये दो स्टेट फंक्शन का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर आपको डेल्टा यू और डेल्टा एच स्टेट फंक्शन लिख देगा। ठीक है। इसके बाद एक ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं कि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, अब इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसका रीजन है बेटा, मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके बहुत सारी चीजें निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं अलग अलग फंक्शंस की। ठीक है, तो होता क्या है उसमें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। दोनों को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। लेकिन क्योंकि हम इसे डिटेल में मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ने इनको प्रूफ करने की कि कौन स्टेट फंक्शन है कौन पाथ फंक्शन है, हमें सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता रहना चाहिए जितने भी स्टेट फंक्शन है वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कहने का मतलब वो जो इक्वेशन रहेगी उसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लिमिट की वैल्यू रखकर। जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्टली आंसर नहीं आते, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि बट वो हमारे क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको पता रहना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इसी को कुछ जगहों पर क्या लिखा हुआ मिलेगा कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 होता है, उसको लिखा हुआ रहेगा कि साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का, चाहे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जब इंटीग्रेशन कर दें, ये कोई भी स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब पूरी साइक्लिक प्रोसेस में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दिया है कि कोई भी वैल्यूज, कोई भी फंक्शन क्या है, उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या है 0 होता है, उसका मतलब यह है कि साइक्लिक प्रोसेस में उसका चेंज इन स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये थियोरेटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं आपको पता रहना चाहिए स्टेट फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। गलत, यही फॉल्स स्टेटमेंट है, वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है बेटा। ठीक है, दूसरा, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, वर्क कैसे? पाथ फंक्शन। इसको प्रूफ करना सीखेंगे हम, अलग अलग फॉर्मूलेज क्योंकि उसके लिए निकलते हैं, अलग अलग पाथ के बेसिस पर, अलग अलग प्रोसेसेस के बेसिस पर। ठीक है बेटा, तो आगे जाके जब हम वर्क को डिटेल में पढ़ेंगे, हीट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रोपी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों कोई स्टेट फंक्शन है, क्यों कोई पाथ फंक्शन है। ठीक है, हमें उसे मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, बिल्कुल सही है। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। ठीक है, वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये सही है, लेकिन ये वर्क जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन है बेटा? वर्क। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट नॉट वर्क। करेक्ट है ये, ठीक है ना, वर्क तो पाथ फंक्शन है। दूसरा, ओनली वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, वर्क तो पाथ फंक्शन है। थर्ड, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क आर स्टेट फंक्शन, और नाइदर, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सारे स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। समझ में आ गया बेटा? तो हमने आज का जो लेक्चर है इसमें केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, अभी हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में केवल दो चीजें पढ़ी है, एक सिस्टम और एक प्रॉपर्टीज के तरीके देखे। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वर्क, इंटरनल एनर्जी, ये सारी कैसे चेंज होती हैं, जिन तरीकों से हम चेंज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस कैसे अलग अलग तरीके के होते हैं ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्लियर है बेटा? और क्योंकि चैप्टर बहुत ही थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर करने के बाद फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर से जब भी हम
डिटेल में कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।